प्यारे बच्चों, आज अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और उस अगले चैप्टर के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण जो यहाँ पर पॉइंट है उसके बारे में आज समझेंगे। दूसरा भाग भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा भाग, पहला भाग कृषि था और दूसरा भाग उद्योग और सेवाएं, उसी के बारे में आज ये अंतिम चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे, एक एक जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसके बारे में। पहला जो पॉइंट है, विनिर्माण के नए नए मौके। विनिर्माण किसी भी कल कारखाने के द्वारा नए नए उत्पाद, नए नए वस्तुओं का निर्माण जो होता है और उन वस्तुओं के निर्माण से विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को, लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति होते रहती है। तो ऐसे विनिर्माण का आज तेजी के साथ में विकास होते जा रहा है और ये विनिर्माण के कारण उद्योग भी सफल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर विनिर्माण के नए नए जो मौके, जैसे कि टेक्सटाइल वगैरह है, खाद्य प्रसंस्करण है, वाहन के कल पुर्जे हैं, ये सब विनिर्माण के अंतर्गत आने वाले नए नए उत्पाद है और इसके कारण एक लोगों को रोजगार की भी प्राप्ति होते जाती है। मोबाइल का मरम्मत है, ऐसे बहुत सारे इसमें विनिर्माण के अंतर्गत देखा जा रहा है। तो एक रोजगार भरा अवसर लोगों को मिलते जा रहा है। दूसरा जो यहाँ पर आते हैं महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है उद्योग से भूमि विवाद। किसी भी कल कारखाने की स्थापना के लिए भूमि बहुत आवश्यक है या भूमि की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी उद्योग, कल कारखाने स्थापित अगर करना है तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो भूमि, जमीन या कोई समतल धरातल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इसके संबंधित एक विवाद बना हुआ है। विवाद इसलिए बना हुआ है कि ज्यों ज्यों उद्योगों का या औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, तो औद्योगिकरण बढ़ते जाने के कारण आज भूमि बंजर होते जा रहे हैं। भूमि का उपयोग होने से कृषि से वंचित होते जा रहे हैं, वन नष्ट होते जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं उद्योगों की स्थापना से जुड़ी हुई, और यहाँ पर जो रहने वाले हैं, भूमि पर रहने वाले या निवास करने वाले लोग या जंगलों में निवास करने वाले वनवासी है, उनको इन उद्योगों की स्थापना के कारण बहुत बड़ा एक हानि उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके निवास वो नष्ट होते जा रहे हैं। वनों से मिलने वाले उनको छोटे छोटे जो लघु उत्पाद है वो नष्ट होते जा रहे हैं, जिसके कारण ये वनवासियों की जो संस्कृति, रहन सहन, ये बिगड़ते जा रहे हैं। इसी के लिए सरकार पर एक विवाद बना हुआ है कि इन वनवासियों का कहना है कि हमको वनों से बेदखल न किया जाए और हमको वन में ही रहने दिया जाए, वनों को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वन संपदा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। उनसे एक मानव जगत को कई प्रकार के प्राकृतिक लाभ होता है। वन नष्ट हो जाने से कई प्रकार के उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं।
तो वनवासियों का कहना है कि वन को न काटा जाए, भूमि से बेदखल न किया जाए, बल्कि ऐसे स्थानों पर उद्योगों की स्थापना किया जाए जहां पर कोई भी बड़ी जनसंख्या या वनवासी निवास नहीं करते। तो इसी के संबंध में एक विवाद बना हुआ है उद्योगों की स्थापना से, भूमि विवाद। आज वनवासी सरकार के साथ में इसी बात पर विवाद बना हुआ है कि हमको वहां से न हटाया जाए, वहां से बेदखल न किया जाए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट उद्योग से संबंधित है। तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं, अब विनिर्माण से कौन कौन से लाभ है। विनिर्माण या उद्योगों की स्थापना के लिए, नए नए उत्पाद के लिए कल कारखाने की स्थापना होना है, तो आज उसकी स्थापना से क्या लाभ हो रहा है लोगों को, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ है, नए उत्पाद। जब से औद्योगिकरण या उद्योगों की कल कारखानों की स्थापना हुआ है, तब से नए नए उत्पाद, नए नए वस्तु के निर्माण और उसके साथ में रोजगार के अवसर भी जुड़ते जा रहे हैं। तो नए उत्पाद प्राचीन समय में देखा जाता था तो छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से या हाथ के द्वारा वो काम किया जाता था, जैसे कि टोकरी बनाना, चटाई बनाना या अचार वगैरह बनाना, ऐसे छोटे छोटे हाथों से किया जाता था। लेकिन विनिर्माण के कारण आज बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग और बड़ी संख्या में श्रमिकों का उपयोग होते जा रहा है, और उसके कारण कम समय में ज्यादा मात्रा में उत्पादन भी होते जा रहा है, और कई प्रकार के ऐसे नए नए प्रयोग के कारण नए नए उत्पाद आज सामने आते जा रहा है। ये विनिर्माण से लाभ। दूसरा जो लाभ है वो है रोजगार के अवसर। जैसे जैसे विनिर्माण शुरू हुआ तो उसके साथ साथ नए नए रोजगार के अवसर भी सामने आते गए। एक कर्मचारी से लेकर एक प्रबंधक और एक श्रमिक, ऐसे बहुत सारे लोगों को इसमें विनिर्माण के कारण रोजगार की भी प्राप्ति होते जा रही है। श्रमिक को काम मिल रहा है और एक पढ़े लिखे जो युवक हैं उनको रोजगार मिल रहा है। तो इस प्रकार से विनिर्माण के ही कारण जो है वो नए नए रोजगार के अवसर कुछ न कुछ, चाहे शारीरिक आधार पर हो या मानसिक आधार पर हो, उनको रोजगार की प्राप्ति उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनके अनुभव के अनुसार से मिलते जा रहा है। और ये सभी विनिर्माण के कारण ही हो रहा है। अगर विनिर्माण की प्रक्रिया सरकार के द्वारा नहीं किया जाता या बाहरी विदेशों के द्वारा नहीं किया जाता तो फिर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। इसके बाद आइए चलते हैं, तीसरा जो है परिवहन को लाभ। विनिर्माण के कारण आज कच्चे माल को लाना, उत्पादित माल को बाहर ले जाना, इस प्रकार के परिवहन साधन में लगे हुए लोगों को भी इसमें रोजगार प्राप्त हो रहा है। कोई भी वाहन चलाने वाला है, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे उससे वाहन से संबंधित उसमें काम करने वाले हो, तो उनको रोजगार मिल जाता है। तो परिवहन के तौर पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए परिवहन साधनों का उपयोग किया जा रहा है, तेजी के साथ में बढ़ रहा है और पल पल में इसका प्रयोग होते जा रहा है, इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। फिर बाजार की व्यवस्था। कोई भी विनिर्माण की स्थापना के बाद में वहां पर से उत्पादित माल को बाजार तक के ले जाने के लिए, तो बाजार तक के ले जाने के लिए या बाजार में क्रेता विक्रेता, माल को बेचने वाले खरीदने वाले, तो एक बाजार की स्थापना को भी यहाँ पर बल मिलता है या बाजार की भी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो वहां पर वस्तुओं को खरीदी बिक्री का काम होता है।
तो बाजार का निर्माण भी इस विनिर्माण के कारण ही होता है। यदि विनिर्माण नहीं होता तो बाजार की स्थापना नहीं होती, वहां पर लोग खरीदारी करने नहीं जाते, या वहां पर ग्राहक या क्रेता विक्रेता नहीं होते। विनिर्माण के कारण ये सब बाजार की एक बड़ी व्यवस्था हो जाती है। जहां पर उद्योग स्थापित है वहीं पर निकटतम बाजार की व्यवस्था सुलभ हो जाती है, जिसके कारण विनिर्माण से उत्पादित जो वस्तु है वो आसानी से बाजारों में बेचा जा सकता है। ये लाभ है इसमें। उसके बाद में सस्ती एवं गुणवत्ता वस्तु। विनिर्माण एक बड़ी मशीन या मशीनीकरण का एक युग कहा जाता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन इसमें किया जाता है, तो सस्ती वस्तु प्राप्त होती है और सस्ती वस्तु के साथ में इसमें गुणवत्ता वाली भी वस्तु मिल जाती है, कम कीमत पर अच्छी वस्तु, क्योंकि एक मशीन के द्वारा बने हुए ये उत्पाद होते हैं। तो विनिर्माण के आने से आज बहुत सारे लाभ आज देखा जा रहा है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आ जाता है, महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है, इसी उद्योग और सेवा से संबंधित असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र जो आता है वो सरकार के द्वारा संचालित कोई भी कार्य होता है। असंगठित जो क्षेत्र आता है वो निजी कार्य या निजी कल कारखाने होते हैं, वो सरकार का उस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन वहां पर कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं, उन मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था या उनको बहुत सारे लाभ दिया जाए, इस प्रकार से निजी कंपनी या निजी क्षेत्र या निजी उद्योग चलाने वाले को बोला जाता है। और वही असंगठित क्षेत्र कौन कौन से सुरक्षा से संबंधित एक सीमा तय सरकार के द्वारा किया जाता है, उसको देखते हैं। पहला जो है वो है दैनिक मजदूरी। असंगठित क्षेत्र में प्रायः देखा जाता है तो मजदूरों का शोषण होता है, उनको कम मजदूरी दिया जाता है, कम पारिश्रमिक दिया जाता है, कम वेतन दिया जाता है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो पाता। इतने कम उनको रकम या कम मजदूरी मिलता है, जिससे उस मजदूर को या उस कर्मचारी के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता और गरीबी की स्थिति निर्मित हो जाती है। इस प्रकार से असंगठित क्षेत्र जो होते हैं वो शोषण करते हैं। तो सरकार को यही चाहिए, यही सुरक्षा देना चाहिए कि न्यूनतम जो मजदूरी तय किया जाए और उसके लिए सरकार कड़ी से कड़ी दंड की प्रक्रिया या कड़ी से कड़ी उसके लिए कोई भी शासन बनाया जाए, ताकि उस मजदूर को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके बाद में आ जाता है दूसरा जो है बीमा। कंपनी या उद्योगों में या कोई भी असंगठित क्षेत्र है, वहां पर कार्य करने वाले कोई भी मजदूर, कोई भी कर्मचारी होता है, तो उनका सबसे पहले बीमा होना चाहिए, क्योंकि कार्य करते करते कई प्रकार की दुर्घटना का सामना करना पड़ जाता है या आते जाते दुर्घटना घटित हो जाती। तो ऐसी स्थिति में उस मजदूर, उस कर्मचारी का बीमा कराना चाहिए। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक ऐसे असंगठित क्षेत्रों पर दबाव डालना चाहिए कि उनके कर्मचारी का बीमा कर दिया जाए। और बीमा होने के कारण कभी भी कुछ आकस्मिक घटना या दुर्घटना जैसे हो जाती है, तो उस समय उनको उचित मुआवजा प्राप्त हो जाता है, ताकि उनके परिवार या उनके जो नीचे
कोई भी परिवार जो रहते हैं उनको आसानी से उस एक क्षतिपूर्ति की राशि से कुछ समय के लिए उनको सांत्वना मिल सकता है। तो इस प्रकार से बीमा निर्धारित करना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी हैं उतने सभी कर्मचारियों का बीमा अनिवार्य कर देना चाहिए सरकार के द्वारा। इसके बाद में तीसरा जो आ जाता है काम के घंटे हैं। कोई भी असंगठित क्षेत्र में मजदूर जो होते हैं उनके काम के घंटे को भी निर्धारित कर देना चाहिए और एक निश्चित अवकाश का भी घोषणा करना चाहिए और काम के घंटे भी निर्धारित कर देना चाहिए ताकि उस कर्मचारियों को एक निश्चित अवकाश के कारण उसको कुछ आराम मिल सके और उनके जो काम के घंटे हैं उसको कम कर देने से उसको आराम मिल सकता है और अच्छे ढंग से वो उस असंगठित क्षेत्र में कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से असंगठित क्षेत्र पर सरकार का कुछ दबाव या कुछ निगरानी होना चाहिए ताकि मजदूरों को या कर्मचारी जो होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको उसका लाभ मिल सके और निरंतर वहाँ पर वो अच्छे से कार्य कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके। तो इस प्रकार से आज की जो चैप्टर में आपको महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में आपको समझाया गया। तो ये अर्थशास्त्र का जो चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के अंतर्गत दूसरा उद्योग और सेवाओं से संबंधित ये समाप्त हो रहा है। इसके बाद में अर्थशास्त्र के अंतर्गत और महत्वपूर्ण चैप्टर है अगला चैप्टर, नया चैप्टर, उसको अगले पीरियड में समझाएंगे आपको। धन्यवाद।